सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है उसमें तीन मॉडल सेट निकाला गया है। ठीक है, उस तीन मॉडल सेट में जो इकोनॉमिक्स विषय है, इकोनॉमिक्स विषय के जो मॉडल सेट नंबर 1 है, मॉडल सेट नंबर 1 के इसमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले जो आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है जो कि कुल मिलाकर कितना नंबर था यहाँ पर 14 नंबर तक था। इतना दूर तक पहले वाला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि 5 नंबर यह है। ठीक है, यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 into 5 यानी एक प्रश्न में 5 अंक मिलेगा, कुल मिलाकर इसमें 15 अंक मिलेगा। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया है, लेकिन बहुत सारा प्रश्न है तो सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आपको जो वाला आसान लगेगा परीक्षा में उसी वाला लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि 15 नंबर प्रश्न है कि मांग की तालिका एवं मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। ठीक है, मांग की तालिका एवं मांग वक्र की सहायता से। तो सबसे पहले मांग तालिका से देखेंगे मांग का नियम को। तो मांग तालिका क्या है देख लेते हैं। तो मांग तालिका दिया गया है, यह इधर है प्रति इकाई कीमत जो कि रुपये में है, यह है उपभोक्ता ए द्वारा मांगी गई मात्रा। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो मात्रा कितना है 1। जब वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपये हो जाती है तो मात्रा बढ़ के 3 हो जा रही है। जब वस्तु की कीमत वो घट कर 6 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा 4 हो जाती है। जब घटकर यहाँ पर कीमत 4 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा यहाँ पर 6 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर 2 हो रहा है तब यहाँ पर 8 हो जा रहा है। तो मांग का नियम क्या होता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। तो देखिए यहाँ पर जब प्राइस घट रहा है उससे यहाँ पर मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ये हो गया मांग तालिका से। अब देखेंगे इसी को ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मांग वक्र से देखेंगे। जैसे यहाँ पर मांग वक्र दिया गया है, इधर एक्स अक्ष और इधर दिया गया है वाई अक्ष। इधर दिया गया है एक्स अक्ष और इधर दिया गया है वाई अक्ष। ठीक है, इस तरह का है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष में लिए यहाँ पर मांगी गई मात्रा को और वाई अक्ष में लिए कीमत को। तो देखिए जब एक्स अक्ष में इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, आप लोग को समझने में आसानी होगा। जब एक्स अक्ष में यहाँ पर मांगी गई मात्रा जब 1 है तब कीमत कितना है 10। जैसे कीमत घट के 8 हुआ तब मांगी गई मात्रा बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया। जब 6 हुआ तो मांगी गई मात्रा 4 हो गया। जब 4 हुआ तो मांगी गई मात्रा 6 हो गया। जब 2 हो गया तो मांगी गई मात्रा 8 हो गया। और इसका ग्राफ इस तरह का बन गया। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इस तरह का ये मांग वक्र से हो गया। ये सब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या समझिए कि उपरोक्त मांग तालिका एवं मांग वक्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अब मांगी की मात्रा में कमी होती है, तथा जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तब मांगी की मात्रा में वृद्धि होती है। मांग का नियम है। जैसे यहाँ पर देखिए जब वस्तु की कीमत ज़्यादा है 10 रुपये तो मांगी की मात्रा कम है, और जब वस्तु की कीमत कम है 2 रुपये तो मांगी की मात्रा कितनी है 8 है। ठीक है, तो जब कीमत कम तो मात्रा ज़्यादा, और जब कीमत ज़्यादा तो मांगी की मात्रा कम। यही है मांग का नियम। तो यह होगा मांग का नियम। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति का संकुचन का उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या करें। ठीक है, अब पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति का यहाँ पर संकुचन। सबसे पहले यहाँ पर पूर्ति का विस्तार समझेंगे। देखिए यहाँ पर पूर्ति का विस्तार है, एक्स अक्ष में मात्रा है और वाई अक्ष में यहाँ पर कीमत है। ठीक है, पूर्ति का विस्तार यानी पूर्ति में यहाँ पर वृद्धि होगा। देखिए जब कीमत यहाँ पर P है तब यहाँ पूर्ति की मात्रा कितना है M है। जब कीमत यहाँ पर बढ़ के P1 हो गया तो मात्रा भी बढ़ के M1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर पूर्ति क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पूर्ति में वृद्धि हो रहा है। मान लेते कि पूर्ति पहले यहाँ तक था, यहाँ पर A बिंदु है, फिर यहाँ पर B बिंदु में आ गया, तो पूर्ति में वृद्धि हो रही है। पूर्ति में क्या होता है कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, और कीमत घटती है तो पूर्ति की मात्रा घटती है। ठीक है, तो पूर्ति का विस्तार हो रहा है। पहले पूर्ति यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पूर्ति यहाँ पर आ गया, यानी पूर्ति का विस्तार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते पूर्ति का विस्तार क्या है। अतः अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है तो इसे बढ़ती हुई पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, इस बढ़ती हुई जैसे यहाँ पर पूर्ति यहाँ पर बढ़ गया तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्ति का विस्तार। ये होगा पूर्ति का विस्तार। अब देखेंगे पूर्ति का संकुचन वही है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर प्रारंभ में है कीमत P तब उसकी मात्रा कितना है M। जब यहाँ पर कीमत घट गई P1 तो मात्रा कितना हो गया M1। तो पहले पूर्ति था यहाँ पर A बिंदु पर, फिर आ गया यहाँ पर B बिंदु पर, यानी पूर्ति का संकुचन हो गया। ठीक है, यानी पूर्ति घट गया। तो इसमें क्या है
कि अतः अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो पूर्ति में होने वाली कमी को पूर्ति का संकुचन कहते हैं। ठीक है, ये है पूर्ति का संकुचन। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि उत्पादक संतुलन से क्या अभिप्राय है। तालिका एवं रेखाचित्र की सहायता से कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट एवं कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू के संदर्भ में उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। ठीक है, उत्पादक संतुलन क्या होता है, जब लाभ अधिकतम हो। उत्पादक संतुलन से अभिप्राय है जब अधिकतम लाभ हो। ठीक है, अर्थात इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, उत्पादक का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होता है जब कुल आगम एवं कुल लागत का अंतर अधिकतम हो जाए। जब कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर जहाँ पर अधिकतम होगा वहाँ पर ही लाभ अधिकतम होगा, तो यह है उत्पादक का संतुलन। इसको आप ग्राफ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ग्राफ से कि कुल लागत एवं कुल आगम के संदर्भ में उत्पादक संतुलन। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ है यहाँ पर एक्स एक्स में यहाँ पर आउटपुट दिया गया है और वाई एक्स में यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, ये हुआ टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम और ये वक्र दिया गया टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है, देखिए इसमें, देखिए इस रेखा पर जब के एन है तो के एन में देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर है, तो यहाँ पर ही उत्पादक संतुलन होगा। ठीक है, जहाँ पर अधिकतम लाभ होगा या अंतर जहाँ पर अधिकतम होगा आगम एवं लागत का, तो वहाँ पर उत्पादक संतुलन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टी सी है कुल लागत, टी आर है कुल आगम। यहाँ पर देखते हैं कि उपरोक्त चित्र में के बिंदु पर कुल आगम एवं कुल लागत का अंतर अधिकतम है, अतः के बिंदु पर उत्पादक संतुलन में होगा। ठीक है, इसको ग्राफ से भी देख लिए। अब अगला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर 18 नंबर है कि न्यून मांग के क्या कारण है। न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार एवं कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो न्यून मांग के निम्नलिखित कारण है, जैसे आय में कमी। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग उस वस्तु की मांग नहीं करेंगे, तो आय में कमी। कर में वृद्धि, अगर टैक्स लगा देंगे तो लोग उस वस्तु को खरीद नहीं पाएगा, तो ये भी एक कारण है। सार्वजनिक व्यय में कमी यानी सहायकी में कमी, अगर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो लोग उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। बैंक दर में वृद्धि, अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाए तो लोग ज़्यादा मात्रा में लोन नहीं ले पाएंगे और लोन नहीं ले पाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आ गया, पैसा नहीं आएगा तो मांग नहीं कर पाएगा। साधनों की कीमतों में वृद्धि, अगर वस्तु को निर्माण करने में मतलब कीमत बढ़ जाएगा तो उस वस्तु का दाम भी बढ़ जाएगा, जिससे कि लोग उस वस्तु को मांग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है न्यून मांग के कारण। इसमें अब आगे प्रश्न है कि न्यून मांग को उत्पादन, रोजगार में कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वस्तुओं की मांग कमी होने से उत्पादन में भी कमी होती है, जब उत्पादन कमी होते है तो रोजगार में भी कमी होती है, और वस्तुओं की मांग जब कमी होती है तो वस्तुओं की कीमत घट जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है, जो कि लास्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीतियों का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो दो तरीके से किया जाता है, मतलब दो तरह की स्थिति जब अर्थव्यवस्था में होती है, जब मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति कब होती है, जब वस्तु की दाम महंगाई हो जाती है। वस्तुओं की दाम महंगाई की वजह से, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसा आ जाता है। ठीक है, यानी बाजार से पैसा को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उसी को मतलब करते हैं यहाँ पर। तो क्या करता है आरबीआई, जब आरबीआई CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो या SLR या RR यानी रेपो रेट प्रतिशत मात्रा को बढ़ाती है तो बैंक के पास मुद्रा के प्रवाह कम हो जाते हैं, जिससे बाजार में तरलता घट जाती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ठीक है, ठीक इसके बाद है इसके विपरीत, जब आरबीआई CRR या SLR या RR प्रतिशत मात्रा को घटाती है तो बैंकों के पास मुद्रा के प्रवाह अधिक हो जाते हैं, जिससे बाजार में तरलता भी बढ़ जाती है और लोग आसानी से लोन भी ले सकते हैं और यह मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये 19 प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।